हेलो एवरीवन, आई एम मृणालिनी सोनी एंड आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट के बारे में। तो मलेरिया एक एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है। और ये प्लाज्मोडियम एक वेक्टर जिसे एनोफिलीज मस्कीटो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो है उसके थ्रू हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। द इम्पैक्ट ऑफ मलेरिया इज वाइड स्प्रेड। इसका इम्पैक्ट वाइड स्प्रेड है, हम जानते हैं। अक्रॉस 90 एंडेमिक कंट्रीज है जिसमें हर साल हमको 2 बिलियन पीपल्स मलेरिया से अफेक्टेड देखने को मिलते हैं। सिस्टेमिक पोजीशन, ये बिलोंग करता है, प्लाज्मोडियम बिलोंग करता है किंगडम प्रोटिस्टा से, फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा, क्लास स्पोरोजोआ, ऑर्डर हीमोस्पोइडा, फैमिली प्लाज्मोडिडेई एंड जीनस प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के मोर देन 60 स्पीशीज हैं, जिनमें से कुछ स्पीशीज ही रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया कॉज करने के लिए। जिन स्पीशीज के बारे में हम आगे देखेंगे, तो यहाँ जीनस के बाद स्पीशीज आएंगी, तो उन स्पीशीज के बारे में हम देखेंगे। इससे पहले हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो हिस्टोरिकली मलेरिया बहुत पहले से डिस्कवर किया जा चुका है। इससे पहले मार्श फीवर या इंटरमिटेंट फीवर या जंगल फीवर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम से जाना जाता था। मलेरिया नाम मैक्यूलॉक नाम के साइंटिस्ट ने 1827 में दिया। मैक्यूलॉक नाम के साइंटिस्ट ने 1827 में सबसे पहले दिया मलेरिया टर्म नेम, इन्होंने ही सबसे पहले दिया। इसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अलग अलग कंसेप्ट दिए इस डिजीज को लेकर के। जैसे अल्फोंसे लार्वेन, इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया ब्लड में, मलेरिया से इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में सबसे पहले इस प्रोटोजोन को, मलेरिया के प्लाज्मोडियम को ऑब्जर्व किया, प्रोटोजोन को ऑब्जर्व किया। इसके बाद सर रोनाल्ड रॉस, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सर रोनाल्ड रॉस, इन्होंने इन्होंने ही मलेरिया का रिलेशन बताया मॉस्किटो से। तो मॉस्किटो के स्टमक से इनका रिलेशन बताया, और इसके इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया 1902 में। और इस ऑनर में से कॉमेमोरेट करते हुए 19 1902 के बाद जो नोबेल प्राइज मिला, इसके बाद वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त को मनाया जाता है इनके डिस्कवरी के कारण। ग्रेसी ने ये डिस्क्राइब किया कि प्लाज्मोडियम डाइजेनिक लाइफ साइकिल शो करता है, एक ह्यूमन में और एक मॉस्किटो के अंदर। तो डाइजेनिक, तो टोटल 90 स्पीशीज प्लाज्मोडियम के जाने जाते हैं, जिसमें से सिर्फ कुछ स्पीशीज ही ऐसी हैं जो मलेरिया कॉज कर सकते हैं। यहाँ पर लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है कि कैसे स्किन में इन्फेक्शन, लीवर में इन्फेक्शन, रेड ब्लड सेल में इन्फेक्शन, एंड फिर ये मॉस्किटो के अंदर इन्फेक्शन होता है, जिसे हम आगे और डिटेल में देखेंगे। इसके पहले पॉजिटिव एजेंट, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये 4 मेजर स्पीशीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती है मलेरिया कॉज करने की। तो इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनकी स्पीशीज अलग अलग तरीके के फीवर या अलग अलग टाइप के सिम्टम्स शो करने के लिए जानी जाती है। तो 5 स्पीशीज, यहाँ पर एक स्पीशीज और नहीं लिखी हुई है, उस एक स्पीशीज का नाम है प्लाज्मोडियम नोलेसी। तो प्लाज्मोडियम नोलेसी भी एक स्पीशीज है जो जानी जाती है मलेरिया कॉज करने के लिए। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये टर्शियन फीवर कॉज करता है, जो हर अल्टरनेट डेज में फीवर देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम मलेरी क्वार्टन फीवर कॉज करता है, जो हर तीसरे दिन, हर 72 आवर में फीवर रिऑकर होता रहता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये फीवर नहीं कॉज करता, ये मेलिग्नेंट टाइप का फीवर कॉज करता है, मतलब एक तरह से कैंसरस स्टेज को बता रहा है ये। प्लाज्मोडियम ओवेल, ये हर दूसरे दिन इसके कारण फीवर देखने को मिलता है। यहाँ पर वेक्टर के बारे में दिया गया है। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के कारण प्लाज्मोडियम एक मॉस्किटो से
एक हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसमिट होता है। तो एक इन्फेक्टेड पर्सन से मॉस्किटो में, मॉस्किटो से द अगेन एक हेल्दी इंडिविजुअल में ये डिसीज ट्रांसमिट होते रहती है। तो जैसे इसकी अलग अलग स्पीशीज, प्लाज्मोडियम के अलग अलग स्पीशीज नोन है, वैसे ही ओवर 60 स्पीशीज फीमेल मॉस्किटो की नोन है जो एज एन वेक्टर काम करती है, मतलब एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन होस्ट में प्लाज्मोडियम को ट्रैवल कराने के लिए काम करती है। तो यहाँ पर कुछ स्पीशीज का नाम दिया गया है जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, और इन स्पीशीज का हेड में प्रोबोसिक्स रीजन होता है। इस प्रोबोसिक रीजन में ही प्लाज्मोडियम के जो स्पोरोजोइट है वो प्रेजेंट होते हैं, और यही ये जो स्ट्रिंग है, इसी स्ट्रिंग से ये वेक्टर, ये फीमेल बाइट करती है, और बाइट करते साथ साथ अपने अंदर प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट को इंजेक्ट कर देती है। तो देखते हैं आगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चरली ये दो टाइप के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसको डाइमॉर्फिक कहते हैं, जो कि स्पोरोजोइट है और ट्रोफोजोइट है। स्पोरोजोइट एक इन्फेक्टिव स्टेज है, एसेक्सुअल साइकिल की इन्फेक्टिव स्टेज है, इन्फेक्टिव स्टेज है, एसेक्सुअल साइकिल की स्टेज है। सिकल शेप का रहता है ये, इस तरह से स्पिंडल शेप या सिकल शेप, दोनों तरह से इसके टेपरिंग या थिन एंड है, पतले पतले एंड है, और इसकी बॉडी कवर होती है क्यूटिकल और पेलिकल से। एक कॉर्नर सेंटर पे यहाँ पे न्यूक्लिएट न्यूक्लियस दिख रहा है हमको, पेलिकल से कवर्ड होती है इसकी बॉडी, और इस माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट के कारण इसका ये शेप बना होता है। ये स्पोरोजोइट है, याद रखिएगा। स्पोरोजोइट इस प्लाज्मोडियम का ऐसा फॉर्म है, ऐसा स्ट्रक्चर है जो मॉस्किटो के सलाइवा से हमारे स्किन के शेल्स में इंजेक्ट किया जाता है। और ट्रोफोजोइट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है ट्रोफोजोइट फॉर्म। ये अमोबॉइड शेप है, इरेगुलर शेप है, यहाँ देख सकते हैं इरेगुलर शेप है। ये यूनिन्यूक्लिएट है, एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस है, साइड में थोड़ा किनारे में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और ये प्लाज्मा लेमा से कवर होता है। इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन प्लाज्मा लेमा प्रेजेंट है। इसी ये जो शेल है, ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, ये जैसे ही आरबीसीज के अंदर स्पोरोजोइट एंटर करते हैं, स्पोरोजोइट जैसे ही आरबीसी के अंदर एंटर करेंगे, ये इस तरह का स्ट्रक्चर गेन कर लेता है, जिसे ट्रोफोजोइट कहता है। तो स्पोरोजोइट और ट्रोफोजोइट दो तरह के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है हमारा प्लाज्मोडियम, अलग अलग शेल में। ये यहाँ पर लीवर वाली शेल जब इंजेक्ट किया जाएगा, और ये आरबीसीज में, तो ये शिफ्ट होते रहते हैं। यहाँ से ये मॉस्किटो में ट्रैवल करेगा, ये वाला फॉर्म, मॉस्किटो से अगेन फिर स्पोरोजोइट बन करके इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल के बारे में दिया गया है। लाइफ साइकिल के बारे में देखें मलेरिया के, तो इसका लाइफ साइकिल दो टाइप के स्टेजेस में कंप्लीट करता है। ये अल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। इसका मतलब ये अपना जनरेशन शिफ्ट करेगा दो टाइप के होस्ट में। पहला होस्ट है ह्यूमन होस्ट, ऑब्वियसली हम जानते हैं। सेकेंड होस्ट है मॉस्किटो, ये भी हम जानते हैं। तो सेक्सुअल लाइफ साइकिल ह्यूमन में, सॉरी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल ह्यूमन में, इसे इंटरमीडिएट होस्ट भी कहेंगे, ह्यूमन को इंटरमीडिएट होस्ट भी कहेंगे। और सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है मॉस्किटो में, इसे इसे हम डेफिनेटिव होस्ट भी कहेंगे इस पैरासाइट का। तो दोनों ही साइकिल को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इससे पहले मैं जनरल एक ओवरव्यू बता दूं, तो मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम है, मलेरिया कॉज करने वाले जो प्लाज्मोडियम है, वो स्पोरोजोइट के फॉर्म में हमारे बॉडी में एंटर करते हैं मॉस्किटो के हेल्प से। मॉस्किटो के सलाइवा के हेल्प से ये लोग हमारी बॉडी में पहले एंटर करेंगे स्पोरोजोइट फॉर्म में, वही स्पिंडल वाला लंबा लंबा सा फॉर्म जिसके बारे में अभी हमने पहले देखा है। और ये एंटर करके ये हमारी लीवर शेल्स में जाएंगे। लीवर शेल्स में इंफेक्शन कॉज करने के बाद ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में जाएंगे। रेड ब्लड सेल्स में इंफेक्शन कॉज करेंगे, और जैसे ही रेड ब्लड सेल्स में इंफेक्शन कॉज करके उसको बस्ट कर देंगे, तोड़ देंगे, उनमें से बाहर आ जाएंगे, तो उसी ड्यूरेशन में हमको इस मलेरिया डिसीज के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जो जो टाइप की स्पीसीज होगी उस टाइप का फीवर होगा। और कुछ आरबीसी, कुछ ऐसे ट्रोफोजोइट्स जो रेड ब्लड सेल्स में नहीं रह जाते, वो
वो क्या करेंगे, गैमीट्स बनाएंगे, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। यहां तक का कंप्लीट होगा हमारा ह्यूमन लाइफ साइकिल। ह्यूमन में जो लाइफ साइकिल होगी उसके बाद उसी इन्फेक्टेड ह्यूमन को अगर कोई और नॉन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो उसको बाइट करती है, तो बाइट करने के साथ साथ हमको पता है कि वो क्या काम करेगी, ब्लड शक करने का काम करेगी। तो वो जैसे ही ब्लड शक करने का काम करती है, उसके अंदर एंटर कर उसके अंदर से एंटर कर जाते हैं हमारे गैमेट्स। जो गैमेट्स बनाए गए हैं वो गैमेट्स एंटर कर जाएंगे। अब वो गैमेट्स वापस से स्पोरोजोइड्स बनाएंगे। इसके बारे में हम डायग्राम में और डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ देखिए, सेक्सुअल फेज जो ह्यूमन में कंप्लीट होती है, इस स्टेज को स्काइजोग्नी भी कहते हैं। ऑकर्स एंटायरली विद इन दी ह्यूमन बॉडी एंड इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी लोकेशंस। तो एसेक्सुअल साइकिल को हम एसेक्सुअल साइकिल को वर्टिब्रेट साइकिल या इंट्रिंसिक साइकिल भी या एंडोजीनस साइकिल भी कहते हैं। इससे और क्या कहते हैं, इसे और कहेंगे वर्टिब्रेट साइकिल या इंट्रिंसिक या तो एंडोजीनस फेज भी कहेंगे। वर्टिब्रेट क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स में हो रही है, हम वर्टिब्रेट्स में हो रही है। इंट्रिंसिक क्योंकि ये बॉडी के शेल्स के अंदर हो रही है। एंड एंडोजीनस ऑब्वियसली शेल्स में अंदर की तरफ ये मल्टीप्लाई करेंगे और स्काइजोन बनाएंगे, इसलिए ये एंडोजीनस फेज। तो ये जो फेज है एसेक्सुअल फेज भी, ये दो तरह के फेजेस में डिवाइड होती है, दो तरह के स्टेजेस में डिवाइड होती है। पहला स्टेज है प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। इस स्टेज में रोल होता है लीवर का। इसके बाद आती है एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। सेकेंड स्टेज है एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। इसमें रोल आता है आरबीसीज का। तो प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज में क्या होता है, इन्फेक्शन। सबसे पहले फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करेगी और उसने जो उसके सलाइवा में, उसके सलेवरी ग्लैंड में जो स्पोरोजोइट्स मौजूद हैं, उनको वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में हमारे अंदर एंटर कराएगी। इसके बाद ये स्पोरोजोइट्स कहाँ पहुंचेंगे, हमारे लीवर में। हमारे लीवर में हिपेटोसाइट्स में मतलब लीवर की शेल्स में पहुंचेंगे और वहां जाकर के ये स्पोरोजोइट्स इलोंगेटेड स्पिंडल शेल्स बॉडी कम बनेंगी, राउंडेड हो जाएंगी। अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगी। और लीवर के अंदर ही ये जो स्पोरोजोइट्स अभी आए हैं वो मल्टीप्लाई कर करके बहुत सारे मीरोजोइट्स बनाएंगे। और ये मीरोजोइट्स कहलाते हैं, ये मीरोजोइट्स जिस शेल में होंगे, जिस इन्फेक्टेड लीवर शेल में होंगे, उसको कहेंगे स्काइजोन। और ये स्काइजोन अब इमेजिन करिए कि लीवर में बहुत सारे स्पोरोजोइट्स, वही जिसका डायग्राम हमने देखा था, वो स्पोरोजोइट्स बहुत सारे मल्टीप्लाई करके अपना नंबर बढ़ाएंगे। तो लीवर की शेल्स में इतना स्पेस तो नहीं है, वो लीवर की शेल बस्ट आउट हो जाएगी और बस्ट आउट होकर के रिलीज होगी। तो जब ये रिलीज करेगी तो इसके अंदर जितने भी मीरोजोइट्स है, थाउजेंड ऑफ मीरोजोइट्स, वो सारे के सारे मीरोजोइट्स रिलीज हो जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होने के बाद ये बनाएंगे, ये नया साइकिल चलाएंगे एरिथ्रोसाइटिक स्टेज वाला। तो इस स्टेज को यहाँ पर देखते हैं डायग्राम में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पोरोजोइट्स है। ये स्पोरोजोइट्स अभी अभी मॉस्किटोस के सलाइवा से एंटर किए हैं। अभी मैंने बताया कि ये हिपेटोसाइट्स में एंटर करते हैं, मतलब लीवर शेल्स में एंटर करेंगे। लीवर शेल्स में ये मल्टीप्लाई हो करके बनाते हैं बहुत सारे मीरोजोइट्स। और ऐसा शेल जिसमें बहुत सारे मीरोजोइट्स हैं, ये सारे मीरोजोइट्स हैं जिसमें बहुत सारे मीरोजोइट्स हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस है, उसको कहेंगे स्काइजोन्ट। ये लीवर वाला स्काइजोन्ट है। और बहुत सारा मीरोजोइट्स इसके अंदर बन जाने की वजह से
ये क्या होता है, रिलीज हो जाएगा, लीवर की शेल फट जाएगी और जितने भी मेरोजोइट्स उसके अंदर बने हैं, उसको बाहर रिलीज कर देगी। तो यहां से यहां तक की जो स्टेज है, इस स्टेज को हम बोलते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। स्टेज, फर्स्ट स्टेज प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। अब क्या होता है, बहुत बहुत से केसेस में क्या होता है कि ये स्काई जोन या ये जो स्ट्रक्चर बना है हेपेटोसाइट में इन्फेक्टेड शेल, ये ऐसा का ऐसा ही बना रह जाता है, ऐसा का ऐसा ही बना रह जाता है, ये रिलीज नहीं हो पाता। तो ये एक तरह से डोरमेंट स्टेज है, इनएक्टिव स्टेज है, रुका हुआ स्टेज है, इसको लेटेंट स्टेज बोलते हैं। और यहीं पर जो सेल बनेंगे, हिप्नोसाइट्स बनेंगे। हिप्नोसाइट्स मतलब एक तरह से जो प्लाज्मोडियम है इस शेल के अंदर हाइड करके छुप करके रखा हुआ है, और वो थोड़े दिन के बाद फिर से इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो ये वाला स्टेज प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज जो लीवर में होता है, यहाँ तक का। तो इसके बारे में हमने बात करी। और ये लैटेंट स्टेज डोरमेंसी वाली, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल के कुछ स्पीशीज हैं, वो डोरमेंट रहते हैं लीवर में हिप्नोजॉइट्स बना करके, और ये रीएक्टिवेट होते हैं कुछ साल के बाद या कुछ महीने के बाद, जिससे रिलैप्स अपन कहेंगे। ओके, देन इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। इरिथ्रोसाइटिक स्टेज में क्या होता है, ये जो मीरोजॉइट्स बने हैं ना, अभी हम लोग ने यहाँ पे रिलीज करवाया हेपेटोसाइट से रिलीज करवाया है मीरोजॉइट्स को। ये मीरोजॉइट्स क्या करेंगे, अब आएंगे इरिथ्रोसाइट्स के पास। पहली बार किसको इन्फेक्ट किया, पहली बार लीवर को इन्फेक्ट किया। और जब लीवर में इन्फेक्शन हो रहा था, तो यहाँ पर इन्फेक्शन किसने किया, स्पोरोजॉइट ने, स्पोरोजॉइट ने। दूसरी बार अब इन्फेक्शन हो रहा है, दूसरी बार इन्फेक्शन हो रहा है किसमें, आरबीसीज में। अब आरबीसीज में इन्फेक्शन कौन कर रहे हैं, मीरोजॉइट्स। तो आरबीसी में इन्फेक्शन कौन करेंगे, मीरोजॉइट्स। तो आरबीसी में इन्फेक्शन ये लोग कैसे करते हैं, देखिए, मीरोजोइड रिलीज फ्रॉम द लीवर इन्वेड रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स को इन्वेड करेंगे, और उसके अंदर क्या करेंगे, इनसाइड आरबीसी द पैरासाइट प्रोग्रेसेस फ्रॉम young trophozoite to an amoeboid form, late trophozoite and finally into mature schizoid। तो अब ये यहाँ पर मीरोजोइट्स क्या बनाएंगे, ट्रोफोजोइट बनाएंगे। यहाँ पर आने के बाद ये मीरोजोइट्स बनाते हैं ट्रोफोजोइट्स। तो ये मीरोजोइट्स क्या बनाएंगे, ट्रोफोजोइट्स। अब ये ट्रोफोजोइट्स इस रेड ब्लड सेल्स के चारों तरफ पेरीफेरी में अरेंज हो जाएगा। पेरीफेरी में अरेंज हो जाने के साथ ही साथ यहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इसके बाद ये अलग अलग पेरीफेरी में ट्रोफोजोइट्स ही प्रेजेंट है। अब ये और मल्टीप्लाई करके स्काईजोन बनाएंगे। स्काईजोन मल्टीपल न्यूक्लिएटेड स्टेज है। तो ये वाली स्काईजोन लीवर वाली स्काईजोन है, ये वाली स्काईजोन आरबीसी वाली स्काईजोन है, मतलब बहुत सारा एक साथ उसमें न्यूक्लिएटेड शेल्स प्रेजेंट होगा। अब जैसा यहाँ पर हुआ कि बहुत सारा मल्टीपल नंबर ऑफ मीरोजोइट्स बन गए तो लीवर बस्ट हो गया, वैसे ही मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रोफोजोइट्स इसके अंदर बन जाएंगे तो रेड ब्लड सेल भी बस्ट हो जाएगी। अब बस्ट आउट हो जाएगी तो इसके अंदर जितने भी ट्रोफोजोइट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बाहर रिलीज हो जाएंगे। यहाँ The mature sky zone rupture, it releases new merozoites। अब यही जो merozoites बने हैं वो रिलीज होंगे। एंड टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, पायरोजेंस एंड हीमोजोइन। ये हीमोजोइन और पायरोजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं की वजह से जब जैसे ही ये रेड ब्लड सेल्स रिलीज होगी, इसके साथ साथ क्या रिलीज होंगे, हमारे हीमोजोइंस। और इसी हीमोजोइंस की वजह से होता है फीवर। तो इस हीमोजोइन को याद रखिएगा। ये हीमोजोइन कुछ भी नहीं है, ये जनरली इनका
इन मीरोजोइड जो इनके अंदर प्रेजेंट है, इन ये इसके अंदर है तो कुछ ना कुछ ये फूड मटेरियल के तरह भी लेंगे। तो ये हमारी हीमोग्लोबिन को ही एज अ फूड मटेरियल लेते हैं और उस हीमोग्लोबिन को ये लोग पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं। तो यही पार्शियली डिग्रेडेड प्रोडक्ट है हीमोजोइन, जो क्या कॉज करता है, फीवर कॉज करता है। तो जैसे जैसे एक एक आरबीसी जैसे जैसे इन्फेक्ट होते रहेगी और जैसे जैसे एक एक करके हीमोग्लोबिन रिलीज होते रहेंगे, वैसे वैसे हमको थोड़ी देर देर के बाद रुक रुक करके फीवर देखने को मिलता है। तो यहाँ तक की बात हुई, ये वाली सेकेंड फेज है। ये फर्स्ट फेज एरिथ्रोसाइटिक स्टेज और ये सेकेंड स्टेज है, सॉरी ये प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज एंड ये सेकेंड है एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। तो यहां तक कंप्लीट होता है हमारा एसेक्सुअल साइकिल। पूरे गैमीट बनते तक एक्चुअली में एसेक्सुअल साइकिल बनता है। अब यहाँ पर इतनी स्टोरी में आता है थोड़ा सा चेंजेस। चेंजेस ऐसा कि ये जो मीरोजोइड्स है ना, ये जो कंटिन्यू ये साइकिल बना रहे हैं, ये जो नए मीरोजोइड रिलीज हुए हैं, ये नए मीरोजोइड दूसरे आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, ये फिर आरबीसी का रिंग बनेगा, फिर स्काइजोन बनेगा, बहुत सारे बहुत सारे हमारे स्काइजोन फिर से रिलीज हो जाएंगे और नया एरिथ्रोसाइट एरिथ्रोसाइट रिलीज होंगे। अब ये क्या करेंगे, ये नए नए आरबीसी को इन्फेक्ट करते जाएंगे, लेकिन लेकिन कुछ मीरोजोइट्स ऐसे होते हैं जो नए आरबीसी को इन्फेक्ट करने की जगह बना लेते हैं गैमीटोसाइट्स। गैमीटोसाइट्स क्या है, गैमीटोसाइट एक ऐसा स्टेज है जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल को आगे चलाता है। मतलब अब सेक्सुअल लाइफ साइकिल आ गया, इसका मतलब क्या होगा, एक मेल गैमेटोसाइट्स बनेगा, मेल गैमेटोसाइट जिसको माइक्रो गैमेटोसाइट्स बोलेंगे, एंड एक फीमेल गैमेटोसाइट बनेगा जिसको मैक्रो गैमेटोसाइट बोलेंगे। अब यहाँ तक की जो स्टेज है, यहाँ तक की जो स्टेज है इतनी कंप्लीट होती है ह्यूमन में। ह्यूमन में फिर से एक बार देखिए क्या हुआ, स्पोरोजॉइट आया। स्पोरोजॉइट कहाँ से आया, मॉस्किटो के सलाइवा से आया, लार्वा सलाइवा से आया। ये कहाँ एंटर किया, हिपेटोसाइट्स मतलब लीवर में। लीवर में यहाँ पर ये मल्टीप्लाई 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 होकर के स्काइजोन्ट बनाया। स्काइजोन्ट ऐसी शेल जिसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस है मीरोजोइट्स वाले, और ये जो बने हैं, ये जो शेल्स है, ये सभी मीरोजोइट्स हैं। अब ये मीरोजोइट्स बहुत सारा मल्टीपल नंबर होकर के बस्ट आउट होकर हो गए, रिलीज हो गए, और रिलीज होकर के ये किसको इन्फेक्ट करे, एरिथ्रोसाइट को। एरिथ्रोसाइट को इन्फेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर से चेंज हो जाएंगे मीरोजोइट से ट्रोफोजोइट में। ट्रोफोजोइट ये वही वाली स्टेज है हमारी, ये जो इरेगुलर शेप वाली स्टेज अपन ने अभी देखा था वही। अब ये ट्रोफोजोइट स्काइजोन्ट बनाएंगे, मल्टीपल अपना डिवीजन यहाँ पर भी करेंगे, और डिवीजन करने के बाद ये रप्चर हो जाएंगे। जब ये रप्चर होंगे तो हीमोजोइन और पायरोनॉइड्स रिलीज करेंगे, और ये रिलीज करने के बाद फिर से दोबारा एरिथ्रोसाइट को इन्फेक्ट करेंगे। उसके उसके अलावा कुछ ट्रोफोजोइट्स मीरोजोइट्स ऐसे होंगे जो क्या बनाएंगे, गैमीटोसाइट्स बनाएंगे। ये गैमीटोसाइट्स में मेल या फीमेल न्यूक्लियस, फीमेल या मेल गैमेटोसाइट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, सेक्सुअल साइकिल चालू होगी। सेक्सुअल साइकिल चालू होगी। सेक्सुअल साइकिल में क्या होगा कि मॉस्किटो का काम है हमको इंजेक्ट, वो हमको प्लाज्मोडियम देने के लिए नहीं आता है, वो आता है हमारे पास ब्लड शक करने के लिए। तो जब वो ब्लड शक कर रहा होता है तो वो स्पोरोजॉइड भी छोड़ देता है और मलेरिया कॉज कराता है। तो जब ये किसी और जब ये दोबारा आता है ना ऐसा इन्फेक्शन करने के बाद कोई नॉर्मल मस्कीटो, तब ये क्या करेगा, तब ये ब्लड शक करेगा। तो जब ये ब्लड शक करेगा ना, शक करेगा तो इसके अंदर ये जो माइक्रोगैमेटोसाइट्स और मैक्रोगैमेटोसाइट है वो भी अंदर कर लिए जाएंगे ब्लड मील से। तो जैसे ही ब्लड शक करेगा, दोनों ही गैमेटोसाइट इसके अंदर एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद कहाँ पहुंचेंगे, इस मॉस्किटो के गट में। गट में पहुंचने के बाद
यहाँ पर गट वॉल में के पहले क्या करेंगे, ये दोनों गैमीट्स फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट से बनेगा हमारा उकाइनीट। उकाइनीट ये जो मिडगट की दीवार है ना, वॉल मिडगट की लाइनिंग, उसको क्रॉस करेगा। क्रॉस करने के बाद बनाएगा ऊसाइट, ऊसिस्ट। ये ऊसिस्ट अपने अंदर बहुत सारे स्पोरोजोइट्स बनाएंगे। ये वही स्पोरोजोइट है जिसने ये साइकिल चालू किया था, ये वाला साइकिल, ये स्पोरोजोइट्स। अब ये स्पोरोजोइट बहुत सारे इस oocyst के अंदर बनेंगे और एक सैचुरेटेड नंबर के बाद ये स्पोरोजोइट रिलीज कर दिया जाएंगे इसके सलाइवा में। अब उसका सलाइवा वापस वो मॉस्किटो जब किसी हेल्दी इंडिविजुअल को बाइट करेगा तो वो वापस ये सारी साइकिल फिर से कंटिन्यू चलाने वाला है। तो यहीं पर इस सेक्सुअल फेज के बारे में लिखा हुआ है। इसे स्पोरोगोनी भी कहते हैं। स्पोरोगोनी या तो अ, या तो इनवर्टिब्रेट स्टेज, मॉस्किटो इनवर्टिब्रेट है ना, इसलिए इनवर्टिब्रेट स्टेज, एक्स एक्सटेंसिक फेज, या तो एक्सोजिनस स्टेज भी इसे कहेंगे। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद ऊसिस्ट उकाइनीट बनता है, उकाइनीट से ऊसिस्ट बनता है, ऊसिस्ट में बहुत सारे स्पोरोजोइट्स डेवलप होते हैं और नया स्पोरोजोइट वापस सलेवरी ग्लैंड की तरफ ट्रैवल करके फिर से नए ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। तो ये साइकिल कंटिन्यूस इस तरह से चलते रहती है। ये याद रखिएगा, asexual phase and then sexual phase, asexual phase pre-erythrocytic and erythrocytic। देन यहाँ पर एक और इमेज दिया हुआ है कि कैसे ह्यूमन के अंदर क्या क्या शेल्स बनते हैं और मॉस्किटो के अंदर क्या क्या स्टेजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे लीवर, यहाँ पे एरिथ्रोसाइट, यहाँ पे एरिथ्रोसाइट के साइकिल के बाद गैमीट्स, गैमीट्स वापस दोनों गैमीट्स इस मॉस्किटो के ब्लड मील से, गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन, उकाइनीट, ऊसिस्ट, ऊसिस्ट से स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट फिर से यहाँ पर एंटर कर दिए गए, यहाँ ये साइकिल इन ह्यूमन एंड साइकिल इन मॉस्किटो। तो ये याद रखिएगा, स्पोरोजोइट्स आए, मीरोजोइट्स बनाए, ऐसे शेल्स जिनके अंदर मीरोजोइट्स प्रेजेंट है उसको कहेंगे स्काइजोन, लीवर वाले स्काइजोन्स। मीरोजोइट्स रिलीज किए गए बस्ट आउट होकर के, मीरोजोइट्स ने इन्फेक्ट किया रेड ब्लड सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स में ये मीरोजोइट्स क्या में कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्रोफोजोइट में। ट्रोफोजोइट अब पूरा साइकिल चला करके फिर से मीरोजोइट्स बनाएगा, रप्चर होगा शेल्स, या तो ये ट्रोफोजोइट्स और क्या कर सकते हैं, गैमीट्स बनाएंगे फीमेल और मेल। और ये फीमेल और मेल जो गैमीट्स हैं वो दोनों ही एक साथ अगर शक कर लिए जाएंगे मॉस्किटो से तो ये मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलाने के लिए दोनों फर्टिलाइज होंगे, फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बना करके उकाइनीट, oocyst एंड देन स्पोरोजोइट अगेन। तो ये पूरी लाइफ साइकिल के बारे में था। सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स, हम जानते हैं कि फीवर आता है, थोड़ा फीवर चढ़ता है, फिर फीवर उतरता है, फीवर चढ़ता है उतरता है। इसका कारण भी हमने देखा कि हीमोग्लोबिन नाम का जो पिगमेंट है, जो टॉक्सिन केमिकल है, वो रिलीज किया जाता है बीच बीच में जब भी आरबीसीज बस्ट होती हैं। उस वजह से हमको ये सारे सिम्टम्स थोड़ी थोड़ी देर में रुक रुक के देखने को मिलते हैं, जिसका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल फॉर्म में किया गया है। तो फर्स्ट स्टेज है कोल्ड स्टेज, सेकेंड है हॉट स्टेज, थर्ड है स्वेटिंग स्टेज। यहाँ पर जो रिलीज हो रहे हैं हमारे मीरोजोइट्स के साथ साथ हीमोजोइन्स, पायरोजेंस, ये सभी चीजें
जो सिम्टम्स डेवलप करती हैं। इसके साथ ही साथ फीवर, शेकिंग, चिल्स, हेडेक, मसल एक, फटीग, नौसिया, फ्लू लाइक इलनेस और साइक्लिक अटैक्स, शिवरिंग, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। और सीवियर केसेस में अनीमिया, क्योंकि ब्लड सेल्स रप्चर हो रही है तो अनीमिया तो मिलेगा ही। और अनीमिया हो रहा है तो ये रप्चर सेल्स जॉइंडिस जॉन्डिस कराएंगी। ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी आएंगी क्योंकि ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रहा है ऑक्सीजन का, एंड सीजर्स भी आएगा। यहाँ पर भी सिम्टम्स वही लिए हुए हैं। और डायग्नोसिस, इसके डायग्नोसिस के लिए क्या क्या मेथड्स यूज किए जाते हैं? तो जनरली स्टेनिंग वाले मेथड्स यूज किए जाते हैं। थिन ब्लड स्मीयर, थिक ब्लड स्मीयर बनाया जा सकता है। थिन ब्लड स्मीयर बनाया जा सकता है, थिक ब्लड स्मीयर बनाया जा सकता है। ये ब्लड स्मीयर रोमानोवस की स्टेन जैसे कि जिम्सा स्टेन, लीशमैन स्टेन से स्टेन करके देखा जा सकता है। इसका यूज पैरासाइट को डिटेक्ट करने के लिए, स्पेसिफिक स्पीशीज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो थिन ब्लड स्मीयर सिंगल लेयर का होता है, थिक ब्लड स्मीयर होता है 20 to 30 लेयर का। और इसमें ऑयल इमर्शन लगा करके इसको एग्जामिन किया जाता है। देन क्वांटिटेटिव बफी कोट, क्वांटिटेटिव बफी कोट, तो बफी कोट मतलब हम जानते हैं कि जब हम ब्लड से प्लाज्मा सेपरेट कर रहे होते हैं तो उसके दोनों लेयर्स के बीच में कुछ ग्रेइश रीजन होता है जिसे बफी कोट कहते हैं। उस बफी कोट का एग्जामिन करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमको ये फास्टर और सेंसिटिव मेथड है। और हमको ये ग्रीनिश येलोइश अगेंस्ट रेड रेड बैकग्राउंड देखने को मिलेगा हमारा पैरासाइट। फिर रैपिड एंटीजन डिटेक्शन के लिए इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट भी किए जाते हैं जिसमें पैरासाइट एफ टेस्ट और डुअल एंटीजन टेस्ट इंक्लूड होते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीएनए प्रोब, ये सब का यूज किया जाता है स्पीसी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन से पर्टिकुलर मलेरिया तो है लेकिन कौन से पर्टिकुलर स्पीशीज का मलेरिया है, कि वाइवेक्स है, ओबेल है, फेल्सीपेरम है, मलेरिया है, नोलेसी है, कौन सा है उसके लिए। तो इसी के लिए फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का भी यूज किया जाता है, जैसे कि इसमें यूज होगा एक्रिडीन ऑरेंज का, ये डाई का यूज होगा जो पैरासाइट को फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज करने के लिए यूज करेंगे। तो इसको मास स्क्रीनिंग के लिए यूज किया जाएगा। तो ये कुछ मेथड्स हैं, थिन ब्लड स्मीयर, थिक ब्लड स्मीयर, क्वांटिटेटिव बफी कोट, रैपिड एंटीजन डिटेक्शन, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, ये सारे मेथड्स हैं। फिर प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए क्या यूज किया जा सकता है? तो सबसे पहले हम वेक्टर कंट्रोल कर सकते हैं, वेक्टर कंट्रोल एंड पर्सनल प्रोटेक्शन। तो हम इसको कंट्रोल करने के लिए केमिकल मेजर्स जैसे कि इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग कर सकते हैं, जो बाहर स्प्रेइंग की जाती है रेसिडेंशियल एरिया में इंसेक्टिसाइड से। इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट और उनके लार्वा को किल करने के लिए। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल जैसे कि लार्विवोरस स्पीशीज जैसे कि गैम्बूशिया का यूज किया जाता है बायोसाइड्स के जैसे। मतलब ऐसे फिशेस को हम पॉन्ड्स में या स्टेगनेंट वाटर जहां पर है वहां पर हम उन फिशेस को छोड़ देंगे जो इन मॉस्किटो के लार्वा को खाए, तो लार्विवोरस फिशेस। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल इस तरह से किया जा सकता है। या तो पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स में आएगा हमारा इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट। नेट जो हम मच्छरदानी वगैरह यूज करते हैं तो वो ट्रीटेड नेट होगा। या तो लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स यूज किया जा सकता है। ये हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स है। तो केमिकल मेजर्स, बायोलॉजिकल एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स। तो केस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, जैसे टेस्ट किया कि किस पर्सन को कितना इन्फेक्शन है, कहाँ कहाँ पर इन्फेक्शन के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, उनको ट्रीट किया, उनको ट्रैक किए, एक तरह से उनको क्वारंटाइन करके रखा गया कि
ताकि उनसे और उनको कोई मॉस्किटो बाइट ना कर पाए, क्योंकि हम अभी देख रहे थे कि अगर ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन को मॉस्किटो बाइट करते हैं तो उनके अंदर जो भी गैमिटोसाइट्स बने हैं वो गैमिटोसाइट्स मॉस्किटो के अंदर एंटर करेंगे और फिर से वो साइकिल काम चलने लगेगी। तो ऐसे करके चेन को ब्रेक करना है। देन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी एक्शन भी लिए जा सकते हैं, जैसे कि मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट को परमानेंटली डिटेक्ट करके बंद करना है, और सोर्स रिडक्शन जैसे कि फिलिंग, लेवलिंग और ड्रेनिंग, स्टेगनेंट वाटर जहां पर भी है उसको फिल कर देना, लेवल में मेंटेन, ताकि पानी कहीं पे रुक ना पाए, क्योंकि पानी रुकेगा जहां पर भी वहां पर एन मॉस्किटो, ये मॉस्किटो के लार्वा, और क्योंकि ये बहुत सारी क्वांटिटी में अपने लार्वा जो लार्वा इनके बहुत सारी क्वांटिटी में होते हैं रिलीज करेंगे, तो तो इनको कंट्रोल करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इनको ऐसी जगह ही नहीं छोड़नी है जहां पर पानी रुके या इनका लार्वा मॉस्किटो में डेवलप हो पाए। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। उसके अलावा ट्रीटमेंट के लिए कुछ एंटी मलेरियल मेडिकेशंस हैं जिसका यूज प्राइमरली किया जा सकता है। एंड अगेन इफ कोई स्पीसी स्पेसिफिक मलेरिया हुआ है जैसे फेल्सीपेरम का या मलेरिया का, तो उससे के भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो प्राइमरी तौर पे कॉम्बिनेशन थेरेपी टारगेटिंग जो टारगेट करती है प्लाज्मोडियम की अलग अलग लाइफ साइकिल वाली स्टेजेस को। तो अभी हम लोग ने एरिथ्रोसाइटिक, प्री एरिथ्रोसाइटिक, तो लीवर वाली स्टेज एंड आरबीसीज वाली स्टेज एंड मॉस्किटो वाली स्टेज, तो इनको टारगेट करके जो स्टेजेस में मेडिकेशंस दिए जाते हैं वो है क्लोरोक्विनोन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन। तो ये इरिथ्रोसाइटिक स्टेज पे दिए जाते हैं। और आर्टेमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी एसीटी, ये काफी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। एसीटी ये भी अफेक्ट करता है इसके लाइफ साइकिल के स्टेजेस को। और प्राइमाक्वीन भी दिया जा सकता है। और जो हिप्नोजोइंटिसीडल्स एजेंट है, जो हिप्नोजोइड्स बना रहे हैं ना लीवर की शेल्स में, ये जो हिप्नोजोइड्स बने हुए हैं जो लेटेंट स्टेज में डोरमेंट बने हुए हैं हिप्नोजोइड्स, उनको किल करने के लिए, कि ताकि रिलैप्स ना हो पाए। वो जो डोरमेंट स्टेज में रखे हुए हैं ये स्पोरोजोइड्स, ये वापस रिलैप्स होकर के नया इन्फेक्शन ना कॉज करे, इसके लिए प्राइमेक्विनिन लिया जा सकता है। और स्पीसीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए जो अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और मोलेसी के, इसके लिए क्लोरोक्विनोन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन दिया जा सकता है। इन रेसिस्टेंट रीजन जहां पर काफी ज्यादा रेसिस्टेंट डेवलप हो चुका है मलेरिया के लिए, उसके लिए अटावोक्विन, प्रोगोनिल और एट्रीमेथाल्यूमेफेंटाइन और क्विनाइन सल्फेट कॉम्बाइंड विथ डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन, ये सारी चीजें दी जा सकती हैं। तो जहां पर रेसिस्टेंट जोन डेवलप हो चुका है मलेरिया का उस एरिया में, एंड अनकॉम्प्लिकेटेड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवल में दिया जा सकता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और प्राइमाक्विन या तो टैफोनिक्विन, ये सारी चीजें दी जा सकती हैं। और सीवियर मलेरिया के केस में हमारा ये एसीटी ट्रीटमेंट, आर्टेमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी जो है वो बहुत ही अप्रोप्रिएटली काम करती है। तो इस तरह से कुछ मेडिकेशंस हैं ट्रीटमेंट के लिए जो यूज किए जाते हैं। तो अभी तक हमने देखा इनके बारे में, प्लाज्मोडियम की कुछ इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसकी हिस्ट्री, इसके सिस्टेमिक पोजीशन के साथ साथ कॉजेटिव एजेंट, कि ये कैसे 5 टाइप के स्पीशीज हैं जो मलेरिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनके वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, और
इसका स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट करता है? दो फॉर्म में, स्पोरोजॉइट और ट्रोफोजॉइट। स्पोरोजॉइट कहाँ होगा? लीवर की शेल में। लीवर की शेल में जब इन्फेक्शन आएगा तब स्पोरोजॉइट। ट्रोफोजॉइट कहाँ होगा? रेड ब्लड सेल्स में। तो इस तरह का ये मोबॉइड स्ट्रक्चर है और ये सिकल स्ट्रक्चर है, स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है। देन लाइफ साइकिल के बारे में देखा, एसेक्सुअल, अनसेक्सुअल। एसेक्सुअल कंप्लीट होता है ह्यूमन में, सेक्सुअल कंप्लीट होता है मॉस्किटो में। एसेक्सुअल दो स्टेजेस में डिवाइड होता है, प्रीरिथ्रोसाइटिक लीवर एंड इरिथ्रोसाइटिक आरबीसीज में। यहाँ पर इस साइकिल को हमने डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे लीवर इन्फेक्ट होकर के मीरोजॉइट्स बनाती है। मीरोजॉइट से फुल फिल्ड की हुई शेल्स को स्काइजोन कहते हैं। ये रिलीज होकर के कैसे मीरोजॉइट्स को रिलीज करते हैं, मीरोजॉइट आरबीसीज को इन्फेक्ट करते हैं, ट्रोफोजॉइट बनाते हैं, ट्रोफोजॉइट बना करके स्काइजोन्ट बना करके फिर से नई आरबीसीज को इन्फेक्ट करते हैं। कुछ ट्रोफोजॉइट्स गैमिटोसाइट्स बना करके माइक्रो और मैक्रो गैमिटोसाइट्स बनाते हैं। ये दोनों ही गैमिटोसाइट्स जब ब्लड मील से ले लिए जाते हैं मॉस्किटो से तो ये यहाँ पर फ्यूज होकर के जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट से उकाइनीट, उकाइनीट गट वॉल को क्रॉस करके कैसे oocyst बनाएगा। oocyst में बहुत सारे स्पोरोजॉइट बनेंगे और ये फिर से वापस मॉस्किटो के सलाइवा में एंटर करके हेपेटोसाइट्स को फिर से इन्फेक्ट करते हैं स्किन से, की स्किन के थ्रू। तो ये लाइफ साइकिल के बारे में देखा एंड सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं ऐसा होने से, आरबीसीज के बस्ट होने से। डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज किए जा सकते हैं एंड प्रिवेंशन क्या लेना चाहिए, ट्रीटमेंट कौन कौन सी ले सकते हैं अगर किसी पर्सन को मलेरिया हो गया है। ओके, थैंक यू।